अब समर के बीच में हथियार कर लो तेज, आत्मचिंतन कर कलम की धार कर लो तेज। नमस्कार दोस्तों, आज कुछ और बचे हुए टॉपिक्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आए हैं आपके बीच। वाक्य के प्रकार, वाक्य परिवर्तन, शब्द युग्म, भाव पल्लवन, अपठित बोध और अनुच्छेद लेखन, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हाथ लगाने से कई बार हम रह जाते हैं और ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कुछ याद करने वाला मैटर ज़्यादा है नहीं, इसको समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। इसको आज हम समझेंगे मात्र एक वीडियो में और बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरा का पूरा एकदम से गर्दा उड़ा देंगे। और कल आपका एग्जाम है और निश्चित रूप से आपके दिलों की धड़कनें जो हैं किस लेवल पर चल रही होंगी, इसकी अनुभूति हम सब कर सकते हैं। मैं तो खासकर बहुत अच्छे से कर सकता हूं। और एग्ज़ाम देने जाइएगा और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि बेहतर से बेहतर करके आइए। और करना क्या है कि जो प्रश्न आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं, जिनका बहुत अच्छे से आपको मतलब कि आंसर पता है, तो उनको पहले कीजिए, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है पेपर में। और पूरे जोश और खरोश के साथ में, पूरे इत्मीनान के साथ में, पूरी तल्लीनता के साथ में अपने एग्जाम की कॉपी लिखिए और बहुत अच्छा होगा आपके साथ, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, एक और बात आपको बतानी है कि जो 1 शॉट लेक्चर्स आए थे आपके गद्यखंड, पद्यखंड और वितान के, क्या है कि इसके लिए चूंकि बहुत ज़्यादा हेल्पर नहीं है हमारे पास, स्लाइड भी हमें बनानी पड़ती है, पीपीटी भी बनानी पड़ती है। ऐसे में लिखने का काम कॉपी पर किसी को दे देते हैं कई बार, तो वो थोड़ा सा उसमें एक आध मिस्टेक छोटी मोटी छूट जाती है और वो मिस्टेक छूट गई तो कई बार यहाँ पे हमारे पास इतना सारा मेंटली प्रेशर रहता है कि सब कुछ कंठस्थ होने के बाद भी कई बार हमें अगर कुछ गलत फैक्ट दिखा तो गलत फैक्ट कई बार मुंह से निकल जाता है और ध्यान नहीं रहता, वो बाद में पता चलता है। ठीक है, उसके लिए कमेंट भी पिन कर दिए थे। तो 3 जो वो मेरे सामने आए थे, एक तो भक्तिन की 2 जिठानियाँ थी, 3 लिख दी थी। ठीक है, उसको आप सुधार लेंगे, मतलब कि जो लोग देख रहे हैं तरीके से तो वो कमेंट देख लेते हैं या बाद में वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक और यशोधर बाबू की जो शादी थी वो 6 फरवरी 1947 को हुई थी, वो 8 लिख दी गई थी, इसलिए उसको भी सुधार लीजिए। और एक और फैक्ट था, जो महादेवी वर्मा की रचना है भक्तिन, वो श्रृंखला की कड़ियों से लिख दी थी, बल्कि वो स्मृति की रेखाओं से ली गई है। तो इन तीनों को सुधार लोगे। ठीक है, और इसके बाद ये लगातार कोशिश की जाती है कि कोई भी कमी ना आए, लेकिन फिर भी आप समझते हैं 1 शॉट लेक्चर एक बड़ा लेक्चर होता है, उसमें थोड़ी बहुत तो कई बार हो जाता है और मेंटली प्रेशर इतना रहता है कि कई बार याद नहीं रहता। ठीक है, और अब सीधे सीधे चलते हैं अपन अपना वक्त गवाए बिना वाक्य के प्रकार की ओर। दोस्तों, वाक्य के प्रकार देखिए, पहले तो वाक्य समझिए, वाक्य होता क्या है। दरअसल वाक्य क्या होता है आपका? वाक्य देखिए, मानव के विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बहुत सारे शब्दों की ग्रुपिंग कर दो, उनका समूह बना दो और उनका एक अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे शब्दों के तुमने समूह तो बना दिए, ग्रुप्स तो बना दिए, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, राम बाजार है जाता, या सीता खाना रही खा थी, ऐसे करके 4-5 शब्द हैं तुम्हारे पास, तुमने बना दिया थी रही सीता खाना, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, उचित अर्थ नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा वाक्य नहीं होगा। शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ध्यान रखिएगा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तुम्हारे 3 प्रकार के। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के। याद रखिए, रचना, रचना में 3 अक्षर हैं, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, क्रिया के आधार पर भी 3 प्रकार के दोस्तों, क्रिया के आधार पर भी 3 प्रकार के। कर्त प्रधान, कर्त प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान, ये होते हैं तुम्हारे क्रिया के आधार पर। स्लाइड में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है कर्त प्रधान, कर्म प्रधान होता है वो कर्म प्रधान, और जिस वाक्य में भाव की प्रमुखता होती है या भाव की प्रधानता होती है वो भाव प्रधान वाक्य। ठीक है, इनकी गहराइयों में नहीं जाना है और सीधा सीधा अपन रचना के आधार पर वाक्यों को देखते हैं। सरल वाक्य देखिए, सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया, या एक ही कर्ता और एक ही क्रिया,
का प्रयोग होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जब मूल वाक्य के साथ, जो मेन सेंटेंस है उसके साथ एक या अधिक वाक्य और मिले हों, एक या उससे ज्यादा वाक्य और मिला दिए जाएं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब कई सरल और मिश्रित वाक्य समूह अवयवों द्वारा एक ही वाक्य में जुड़े रहते हैं। जब कई सरल और मिश्रित वाक्य समूह जो होते हैं, कई सरल वाक्य दूसरे से जुड़े हैं, कई सरल और मिश्रित वाक्य के समूह जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं? अवयवों के द्वारा। अवयवों को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉज। क्लॉज इंग्लिश में पढ़ते हो ना, उसमें वही होता है, सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। तो वही कहानी इसकी है। जब कई सरल और मिश्रित वाक्य समूह अवयवों द्वारा एक ही वाक्य में जुड़े रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगली स्लाइड देखिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं तुम्हारे 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार से। आ से अर्थ, आ से 8, आ से अर्थ, आ से 8, ऐसी ट्रिकें याद रखिए। आ से अर्थ, आ से 8। विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक माने सामान्य सा वाक्य, बात को साधारण रूप से कहा जाता है जिसमें, वो विधिवाचक वाक्य होता है। निषेधात्मक, जब वाक्य में नहीं या निषेध होता है या मना की जाए जहां पे। आज्ञार्थक, ऐसे वाक्यों में आज्ञा दी जाती है। प्रश्नवाचक, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्दों से प्रश्न, और अंत में एक तुम्हारा ये हसिया, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक, विस्मय आश्चर्य होता है जहां हर्ष, शोक, भय, क्रोध, पीड़ा, घृणा होती है जिन वाक्यों में, ठीक है। इच्छा बोधक, जहां इच्छा प्रकट की जाती है। संदेह सूचक, जहां पर संदेह या संभावना प्रकट होती है। संकेतार्थक, जहां पर संकेत किया जाता है, जहां पर संकेत किया जाता है। एक और मान लेते हैं कई बार, कौन सा वाला? एक और मान लेते हैं उपदेशात्मक वाक्य, जहां पर उपदेश दिया जाता है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, विधिवाचक वाक्य, ये कुछ एक उदाहरण के माध्यम से दर्शाया है। एक वाक्य दिया है, उसी के बना करके 8 दिखाए हैं। विधिवाचक देखिए, मधु मेरे घर आई, सामान्य सा बात है, विधिवाचक हो गया, ठीक है, साधारण। निषेधात्मक, वहां पे नहीं लगा दो बीच में, मधु मेरे घर नहीं आई, मतलब कि वाक्यों को परिवर्तित करते हैं कि वाक्य को अलग अलग फॉर्म में, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ या उसका जो मूल भावना है वो नहीं बदलना चाहिए, भाव नहीं बदलना चाहिए, और उसमें जो है मतलब कि अलग अलग तरह में परिवर्तित हो जाता है। आज्ञार्थक, मधु मेरे घर आए और मिले, मतलब आज्ञा दे रहे हैं, मधु मेरे घर आए और मिले, ठीक है। प्रश्नवाचक, क्या मधु आई थी? इसमें भी मतलब कि बात तो मधु की चल रही, इसमें भी उसका भाव नहीं बदल रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक बना दिया, ठीक है। विस्मयादि बोधक, हाय मधु आए तो कितना अच्छा, कितना अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा होगा लिख लेना बाद में, ठीक है। हाय मधु आए तो कितना अच्छा होगा, वहां एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। इच्छा बोधक में, अच्छा हो कि मेरे मधु मेरे घर आए, यानी कि वहां इच्छा व्यक्त की जा रही है कि अच्छा हो कि मधु मेरे घर आए, ठीक है। और संदेह सूचक में, मधु जरूर मेरे घर आई होगी, ये संदेह हो रहा है कि अच्छा शायद जरूर आई होगी, शायद भी लिख सकते हो संदेह सूचक में, ठीक है। संकेतार्थक, या मधु शायद मेरे घर आई होगी। संकेतार्थक में क्या होता है? यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती, यानी कि ये है तुम्हारा संकेतार्थक, संकेत किया जा रहा है, यदि मधु को पता होता, मधु जानती तो मेरे घर जरूर आती। समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है कुछ भी, बहुत सरल चीजें हैं, ठीक है। मिश्रित और सरल वाक्यों में अंतर देख लीजिए। इसमें कई उपवाक्यों का मिश्रण होता है और एक प्रमुख, एक मेन क्लॉज होता है, और अन्य उपवाक्य उस पर निर्भर होते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में साधारण वाक्यों को मिश्रित, और सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में साधारण वाक्यों को 2 या अधिक संयोजक शब्दों की सहायता से जोड़ा जाता है। दोस्तों ये मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में अंतर है, सरल वाक्य में नहीं है। मिश्रित और, गलत लिखा है, संयुक्त वाक्य में अंतर, यहां पे लिख लीजिए संयुक्त। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर, इसमें कई उपवाक्यों का मिश्रण होता है, इसमें एक प्रमुख उपवाक्य होता है, अन्य उपवाक्य उस पर निर्भर रहते हैं। संयुक्त वाक्य में साधारण वाक्यों को 2 या अधिक संयोजक शब्दों की सहायता से जोड़ा जाता है, 2 या अधिक संयोजक शब्दों की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, वाक्य परिवर्तन देखिए। निर्देशानुसार कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, क्या से शुरुआत कर दो, ठीक है। क्या, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, कौन सा मार्कर ठीक रहेगा इस पे? ये क्या सीरीज के फूल वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, और इसमें कौन सा चिन्ह लग जाएगा? ये तुम्हारा प्रश्नवाचक, ठीक है। 15 वर्ष बीत गए,
15 वर्ष बीत गए, इसको क्या बनाना है? विस्मय सूचक बनाना है, विस्मय सूचक बनाना है। हाय, आश्चर्य होने लगे, 15 वर्ष बीत गए, अरे लिख दो, अरे 15 वर्ष बीत गए और लास्ट में ये चिन्ह, ठीक है। राधिका मुझे पानी पीना है, ये आज्ञावाचक बनाना है। कैसा बनाना है? आज्ञा देना है राधिका को। राधिका क्या बन जाएगा? अब राधिका को आज्ञा दे रहे हो, आज्ञा कैसे दोगे? राधिका मुझे पानी पीना है, ये तो बड़े प्यार से कह रहे हो, आज्ञा कैसे दोगे? ऑर्डर, राधिका मेरे लिए पानी लाओ, राधिका मेरे लिए पानी लाओ। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, इसको क्या बनाना है? संयुक्त बनाना है। इसको क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। बीच में एक संयोजक शब्दों की सहायता से बना दो, संयोजक शब्द यानी जोड़ने वाला, और बना और लगा दो बीच में, क्या हो जाएगा? वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, ठीक है। दुकान बंद हुई और ग्राहक जाने लगे, इसको सरल बनाना है। दुकान बंद हुई और ग्राहक जाने लगे, दुकान बंद होने पर, मतलब और हटाना है, ठीक है। ग्राहक जाने लगे, इसमें क्या था? वह भोजन करता है, पहला ये एक सरल वाक्य बन गया और ये एक दो सरल वाक्य बना दिए, बीच में संयोजक चिन्ह लगा दिया था, ठीक है। राम ने रावण का वध किया, ये कर्मवाच्य एक्टिव पैसे बॉयज होते ना, तो बस द्वारा लगा दो उसमें, राम के द्वारा रावण का वध किया गया, ठीक है। अमीर होने पर भी वह निराभिमान है, इसको कैसा बनाना है? संयुक्त बनाना है। वह अमीर होने पर भी वह निराभिमान है, ठीक है। वह अमीर तो है, वह अमीर तो है, दो वाक्य वहीं बनाने, अमीर तो है, अमीर तो है पर निराभिमान है, या पर फिर भी निराभिमान है, ठीक है। सूर्योदय होने पर राम मूर्ख नहीं है, इसको बिना भाव बदले विधानवाचक बनाना है, मतलब इस निषेधात्मक है, यानी कि इसका भाव नहीं बदलना चाहिए और इसको विधानवाचक बनाना है। तो राम समझदार है, ठीक है, वही बात कह दी ना, राम समझदार है, मीनिंग चेंज नहीं हुई। सूर्योदय होने पर पक्षी चहकने लगते हैं, सूर्योदय होने पर पक्षी चहकने लगते हैं, जैसे ही सूर्योदय होता है पक्षी चहकने लगते हैं। पक्षी चहकने लगते हैं, ठीक है। मोहन कुशाग्र बुद्धि है, बस क्या से बना दो इसे तो, ठीक है। क्या मोहन कुशाग्र बुद्धि है, लास्ट में चिन्ह लगा दो, ठीक है, सरल सा ही आएगा। राइटिंग देखिए कितनी सुंदर लिखी है मेरी, मुझे गर्व है मेरी राइटिंग पर। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, ये ले लो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से। चलो अगला देखो, शब्द युग्म देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो शब्द युग्म क्या है? दो पर्यायों के मेल से या दो विपरीतार्थकों के मेल से, यानी कि दो पर्याय बोले तो सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्दों के मेल से, या दो विपरीतार्थक यानी कि दो विलोम शब्दों के उल्टे शब्दों के मेल से, विपरीत माने उल्टे, ठीक है, या दो सार्थक निरर्थक शब्दों के मेल से, एक का तो अर्थ निकलता है और एक का कोई अर्थ नहीं है, वैसा ही है, ठीक है। इनके मेल से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे दो पर्याय मिला दो, बीच में हाइफन लगा दो, ठीक है, या दो विलोम शब्द मिला दो, बीच में हाइफन लगा दो। दो सार्थक निरर्थक, यानी कि एक सार्थक हो एक निरर्थक हो, उसमें एक तो जिसका अर्थ हो एक वैसा ही कोई भी, ठीक है, बीच में हाइफन लगा दो। उनसे
नए शब्दों का, एक नए शब्द का निर्माण होता है, ऐसे शब्द को युग्मक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक शब्द। और शब्द या शब्द युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द युग्म। युग्म को कहते हैं पेयर इंग्लिश में, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ जोड़ा जो खुद में एक शब्द है। ठीक है। और निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला है पर्यायवाद, बताई थी, या तो पर्याय से बन सकते हैं, या विपरीतार्थक से, या फिर सार्थक निरर्थक से। तो तीन प्रकार के होते। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला पर्याय या पर्यायवत युग्म, ठीक है। दूसरा विपरीतार्थक युग्म, और तीसरा सार्थक निरर्थक युग्म। ठीक है, तीसरा सार्थक या सार्थक निरर्थक युग्म। पहला पर्याय या पर्यायवत, ऐसे शब्द युग्म के दो अंश, दोनों ही उसके जो पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट्स, यानी कि पहला शब्द, यहाँ पे पहला शब्द और हाइफन लगा के दूसरा शब्द, तो ये पहला अंश जो है और दूसरा अंश दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। जैसे काम काज, काम काज, काम का अर्थ भी काम कार्य होता है और काज का अर्थ भी क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है। बाल बच्चा, बाल बच्चा दोनों एक ही है। बाल बच्चा, काम काज। ठीक है। दिन दोपहर, दिन दोपहर। ठीक है, समझ गए होगे। विपरीतार्थक देखो, ऐसे युग्मों के दोनों अंश जो है, अंश या दोनों शब्द लिख सकते हो, परस्पर विपरीतार्थक या विपरीत लिंग होते हैं। विपरीतार्थ यानी कि उनके अर्थ विपरीत हो सकते हैं, लिंग उनके विपरीत हो सकते हैं। विपरीतार्थक लिख दो सीधे सीधे। ठीक है। या विलोम होते एक दूसरे के। जैसे जीवन मरण, जीवन मरण, सुख दुख, जीवन मरण सुख दुख, धूप छाया। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत है। सार्थक निरर्थक, एक का तो अर्थ होता है और दूसरे का अर्थ नहीं होता। ठीक है। ऐसे युग्मों में प्राय एक पद सार्थक और दूसरा पद कैसा होता है? निरर्थक होता है। जैसे अंट संट, अंट संट, खरी खोटी। ठीक है। दिन दहाड़े, दिन दहाड़े, दिन का तो अर्थ है, दहाड़े ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। अंट संट, खरी खोटी, दिन दहाड़े। ठीक है, तो ये सब समझ गए होगे आप। और भी कई सारे तो शब्द युग्म आप प्रयोग करते ही रहते हैं बोलते समय। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगली स्लाइड देखते हैं। भाव पल्लवन, भाव विस्तार, सार संक्षेपण, और इसका उदाहरण भी दिया है। ठीक है, देखो भाव पल्लवन क्या है? भाव पल्लवन, भाव माने इमोशन या बाकी जो भावना है उसका पल्लवन करना है। क्या करना है? पल्लवन। पल्लवन शब्द क्या होता है? एक शब्द सुना होगा तुमने, पुष्प पल्लवित होना, मतलब कि पुष्पों का जो फूलों का धीरे धीरे करके फल बनना, यानी कि उनका विकसित होना और उनका नए फॉर्म में आना, बड़े फॉर्म में आना, छोटे फॉर्म से बड़े फॉर्म में जाना, सूक्ष्म से स्थूल बनाना उसको, यानी कि उसको विस्तार करना, उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचेस बनाना। ठीक है, इसको कहते हैं पल्लवन। ठीक है, यानी कि एक कोई छोटा सा आपको वाक्य दे दिया है, उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ा करके लिखना है। बढ़ा करके, जैसे आपको एक वाक्य दे दिया, उसके कम से कम तुम्हें 10 वाक्य या 20 वाक्यों में उसको बढ़ा करके लिखना है। ठीक है, यही होता है भाव विस्तार, भाव पल्लवन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक होता है सार संक्षेपण। सार संक्षेपण में सार गर्भित करना पड़ता है, यानी कि बड़ा सा एक तुम्हें दे दिया पैराग्राफ, उसको केवल 2 लाइनों में, 2.5 लाइनों में करना है, यानी उसको छोटा करना है और सारांश लिखना है उसका। सार संक्षेपण में संक्षेप में करो और उसका सार लिख दो। अब चलते हैं उदाहरण की तरफ, कैसे करते हैं भाव पल्लवन, कैसे करते हैं। भाव पल्लवन में क्या है कि कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहले तो मूल भावना है, जो लिखा है, जो मेन वाक्य, उसका 1-2 बार प्रयोग, 1-2 बार मुख्य वाक्य का प्रयोग। ठीक है, और क्या रखता है? उदाहरण वगैरह देना, उदाहरण और संदर्भ देना। कोई चीज की बात की जा रही है, उससे संबंधित कुछ डेट पता है, व्यक्तियों के नाम पता है, वो संदर्भ दे सकते हो। अच्छे उदाहरण दे सकते हो किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है, इन सब का ध्यान रखा जाता है। और शब्द सीमा, ये नहीं है कि पता चली कि तुमने 2 पेज में कर दिया, भाव विस्तार करते ही चले गए, इतने मगन हो गए भाव विस्तार में कि टांच ही दिया बहुत बड़ा। नहीं,
उसमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब उदाहरण समझो सीधा सीधा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बस इतना दिया है तुम्हें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका करना है तुम्हें भाव विस्तार। अब तुम सोचो धीरे धीरे करके, ठीक है। याद करने वाली कोई चीज नहीं है, कोई अलग ही दिया जाएगा ऑब्वियसली, इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई जो करा रहे हैं वही देते हैं, अनंत चीजें हैं, अपठित बोध हैं ये तो, ठीक है। तो अब क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो समझना, पहले तो समझना है कि उसका अर्थ क्या है। परहित, परहित बोले तो दूसरे का हित, परोपकार, सरिस माने उसके जैसा, धर्म नहीं भाई यानी कि परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। अब इसका भाव विस्तार करना है तो भाव विस्तार करना शुरू करो। अब अगर तुम्हें पता है वैसे तो ये चौपाई है, परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, बाबा तुलसीदास ने लिखी है, तो बस यहीं से शुरुआत करो श्री रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सही लिखा है, बहुत सही लिखा है, या बहुत प्रासंगिक लिखा है, या बहुत सार्थक लिखा है, लिखा है कि क्या लिखा है भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या ऐसा करके इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सीधे सीधे बताया था, एक आध दो उदाहरणों के माध्यम से समझाना है। पहले तो इसका अर्थ ही समझा दो, अर्थात परोपकार से बड़ा या परोपकार के जैसा, परहित सरिस कार के जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, दुनिया में कोई धर्म नहीं है। मानवता के सबसे प्रमुख लक्षणों में परोपकार मुख्य है, परोपकार सर्वोच्च है। यदि हम अब सोचो परोपकार करने से क्या होता है, परोपकार करने से क्या मिलेगा, कहोगे हेल्प, किसी की हेल्प करके देखना, जा करके किसी गरीब की सहायता करना, कोई ऐसा अनाथ बच्चा हो उसकी सहायता करना, तो मन में बड़ी संतुष्टि मिलती है, ठीक है ना। यदि हम परोपकार या परहित करते हैं, करते हैं तो हमारी आत्मा को, अब यहां से लिख दे रहे हैं, यही यहां पे समझ लीजिए हमारी आत्मा की बात, ठीक है। आत्मा को संतुष्टि मिलती है, और यही आत्मा का सुख है, यही आत्मा का सुख है, आत्मा का सुख यही है। देखो सुख दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक सुख, जो आप लोग भौतिक रूप से जो सुख सुविधाओं का भोग करते हो, एक है आत्मा का सुख। भौतिक सुख जो है वो पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन आत्मा का सुख कभी भी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। आत्मा का सुख या मन का सुख जो है वो कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वो तभी मिल सकता है जब तुम या तो परोपकार करो, या समाज हितैषी काम करो, या अध्यात्म करो, या कुछ ना कुछ ऐसा करो जो वास्तव में तुम्हारी आत्मा को तृप्त करने वाला हो, ठीक है। और यही आत्मा का सुख है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या लिखोगे कि भाई परोपकार, देखो तुम बताओ कि पशु पक्षी परोपकार कर सकते हैं किसी पे?
पशु पक्षी भी, हालांकि पशु पक्षी परोपकार करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब कितना ज्यादा डायरेक्टली करते हैं वो तो, लेकिन वो चाहें कि किसी बालक की मदद कर दें जाकर के उसको पैसे दें, ये नहीं कर सकते। केवल मानव को ईश्वर ने ऐसा बनाया है जो किसी की भी मदद कर सकता है। मानव, अब लिख सकते हो ईश्वरीय सृष्टि, मानव सबसे बुद्धिमान और विकसित प्राणी है। विकसित प्राणी है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। विकसित प्राणी है। ईश्वर ने मानव को दूसरों की मदद करने के लायक बनाया है। ईश्वर ने मानव को मदद करने के लायक बनाया है, अतः मानव को परोपकार या परहित में आगे रहना चाहिए। ठीक है, सुर तरु फल नहीं खाते हैं। कभी पेड़ क्या है, पेड़ कभी अपने फल खुद खाता है, नदी कभी अपना पानी खुद पीती है। तो ये भी लिख दो उदाहरण। प्राकृतिक चीजें जैसे नदी, वृक्ष आदि कभी अपनी चीजों का उपभोग स्वयं नहीं करते हैं, स्वयं नहीं करते हैं, वे पर के लिए यानी दूसरों के लिए समर्पित होते हैं। पित होते हैं, अतः मानव को इनसे सीख लेकर के परोपकार या परहित में हमेशा आगे रहना चाहिए। अंत में लिख दो किसी कभी नहीं। अब तुम्हें कभी तो सबके पता नहीं होंगे, लेकिन लाइन तो पता होगी। बहुत खूब लिखा है। क्या लिखिए कवि ने, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कमा हम भी तो सीखें, ये लगा दो इन्वर्टेड। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, उसको देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक, इसके बाद और समझा देते हैं। एक साहित्य समाज का दर्पण है। अब इतने सारे लिख करके बताएंगे तो हो नहीं पाएगा। साहित्य समाज का दर्पण है। अब देखो इसमें हमने क्या बताया था, पहले तो क्या बताया था, उसका अर्थ लिखो और मूल वाक्य का प्रयोग होना चाहिए बार बार। ठीक है, और लास्ट में जब खत्म कर रहे हो तो फिर लिख दो अतः परहित के जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है, या परहित सरिस धर्म नहीं। भाई ये टॉपिक ऐसा है कि इसको सीधा सीधा नहीं लिख सकते, डिकोड करना पड़ता है। तो शुरुआत कहाँ से की, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्रासंगिक लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा, यानी कि शुरू में ही रेफरेंस दे दिया
शुरू में ही रेफरेंस दे दिया, एकदम से तुम्हारा जो भाव पल्लवन है या भाव विस्तार है एकदम बहुत अच्छा बन पड़ा है, तो यहीं से वो नंबर देखेगा, पूरा देखेगा भी नहीं, पूरे नंबर दे देगा शुरू में ही, ठीक है। और पूरा देखेगा भी तो एक से एक चीज़ें लिखी हैं, रेफरेंस दिए हैं, संदर्भ दिए हैं, उदाहरण कितने अच्छे अच्छे दिए हैं, प्लस में कवि की लाइनें भी लिखी हैं। अब लाइनें जो लिखी हैं ये काली पेन से लिख, सॉरी नीली से लिख के आओगे और काली पेन से क्या करोगे, यहाँ पे ये लाइन खींच दोगे, डबल अंडरलाइन, ठीक है। ये भी दे समय देता है सब कुछ, इसमें भी डबल अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये लिख दोगे। अब है साहित्य समाज का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, ये बात बिल्कुल सही है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण मतलब कि समाज कैसा था वो साहित्य बताता है। यानी कि हम अगर जानना चाहें कि मध्यकाल में, अकबर के काल में हमारा समाज कैसा था, तो वो किससे पता चलेगा, अकबर के काल में लिखी गई किताबों से, पत्र पत्रिकाओं से, उसके साहित्य से। आज की डेट में कैसा है समाज वास्तव में, तो आज की डेट के जो साहित्य लिखे जा रहे हैं उनसे पता चलता है ना वास्तव में। तो पुराने काल के लोग तो जिंदा रहते नहीं है, यानी कि अब लिख दोगे क्या कि किसी भी काल के समाज और समाज रचना और समाज के नियमों के बारे में पता उस काल के साहित्य से ही चलता है। उदाहरणार्थ, यदि हम जानना चाहें कि मध्यकालीन भारत में सामाजिक स्थिति, मध्यकालीन भारत में नारियों की सामाजिक स्थिति क्या थी, तो हमें उस समय के साहित्य को टटोलना पड़ेगा या खोजना पड़ेगा, ठीक है। और साहित्य ही वो माध्यम है जिसमें समाज की विविध बातों को सम्मिलित किया जाता है, और साहित्य समाज के लिए एक आईने का काम करता है जो युगों युगों तक समाज की सच्चाई को बताता रहता है और समाज के लिए एक आईने के समान काम करते हुए समाज को दिखाता रहता है, ठीक है। अतः साहित्य समाज का दर्पण है। पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं, बहुत सही लिखा है कि पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं, या ये बिल्कुल प्रासंगिक है, या ये बात बिल्कुल प्रासंगिक है, या बात बिल्कुल सत्य है कि पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि पुस्तकें जो होती हैं मनुष्य के लिए एक मित्रवत व्यवहार करती हैं। जैसे मतलब कि जिस प्रकार से कोई मित्र जो है, मतलब कि जिस प्रकार से कोई मित्र व्यक्ति का होता है वो अकेलेपन में या उसके उदासी में या उसके एकांतिक समय में उसकी सहायता करता है या उससे बातचीत करके उसका मन रोमांच से भर देता है, उसका मन रोमांचित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से पुस्तकें जो होती हैं वो भी व्यक्ति के अकेलेपन को दूर करती हैं और व्यक्ति का ज्ञानार्जन करती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति मित्र के साथ मनोरंजन करता है उसी प्रकार पुस्तकों के साथ भी व्यक्ति का मनोरंजन होता है, ठीक है। और पुस्तकें भी व्यक्ति के जीवन में घुल मिल जाती हैं, अतः पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं और हमेशा हमेशा साथ निभाती हैं और उन्नत, और मतलब कि ये लिख सकते हो, अतः पुस्तकें जो है मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। अगला देख लो, अब सार संक्षेपण बताएंगे, ठीक है। सार संक्षेपण में क्या होता है दोस्तों, सार संक्षेपण में एक बड़ा सा लिखा रहता है, उसका छोटा कर दिया जाता है और शीर्षक लिखा जाता है साथ में। मनुष्य रूपी चरित्र की धार तलवार है, अगर इस धार में तीक्ष्णता है तो है तलवार भले ही लोहे की हो, अपने काम में अधिक कारगर सिद्ध होती है। मतलब कि मनुष्य रूपी चरित्र की धार तलवार है, मनुष्य के चरित्र की धार जो है वो तलवार है, ठीक है। अगर इस धार में तीक्ष्णता है, अगर चरित्र अच्छा है मनुष्य का तो भले ही लोहे की हो, यानी कि मनुष्य भले ही बहुत शक्तिशाली नहीं हो लेकिन उसका चरित्र अगर पक्का है, अगर वो चरित्र का पक्का है तो क्या करता है, कम में भी अधिक कारगर तो वह अपने काम में अधिक कारगर सिद्ध होती है। यानी कि भले ही कमजोर हो, आर्थिक स्थिति से भी इतना ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा करता है जीवन में अगर उसका चरित्र अच्छा है। इसके विपरीत ये इस तलवार की धार मोटी है, मतलब उसका चरित्र थोड़ा सा गिरा हुआ है तो बनती है, तो वह तलवार सोने की ही क्यों ना हो, यानी वह कितने भी पैसे वाला हो, कितने भी अच्छे घराने से आता हो, कितना भी शिक्षित हो, कितने भी गुण हो, 100 गुणों के बीच में एक अवगुण का धब्बा अवश्य दिखाई दे जाएगा। कौन सा, अगर तुम्हारा चरित्र खराब है। इस प्रकार यदि किसी का चरित्र ही नष्ट हो गया हो तो वह मनुष्य मुर्दे से भी बदतर है, क्योंकि मुर्दा तो किसी और का बुरा नहीं कर सकता पर एक चरित्र भ्रष्ट मनुष्य उसके साथ रहने वालों को भी अपने ही रास्ते पर ले जाकर उन्नति का होता है विलोम, उन्नति का विलोम या सत्यानाश के भयावह गड्ढे में धकेल सकता है। समझ गए।
अब देखो जाए प्रश्न, देखो कौन कौन से पूछे हैं, समझ गए? पीछे करना पड़ेगा। हाँ, दो चीजें पूछी जाती हैं, कौन कौन सी? पहले तो शीर्षक और फिर सारांश। शीर्षक, शीर्षक तो समझ ही गए। क्या कह रहा है कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, मतलब कि चरित्र अगर अच्छा है तो अच्छा कर सकता है, यानी कि चरित्र खराब है तो कुछ नहीं कर सकता, यानी चरित्र का महत्व दिखा रहा है। तो चरित्र की महत्ता या चरित्र का महत्व, सार संक्षेपण करना यानी समरी लिखनी है, सारांश। तो दो लाइन में, मतलब शुरू की लाइन अंत की लाइन, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। यानी कि अब समझो, तुमने समझ लिया पूरा कि व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और चरित्र खराब है वो व्यक्ति मुर्दे से भी बदतर है, मतलब अपने शब्दों में लिखो अब, ठीक है? व्यक्ति का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसका चरित्र अच्छा होगा होगा तो वह नित नई प्रगति करेगा, और अगर उसका चरित्र खराब है तो वह मृतक से भी बुरा है, क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों को दूषित करता है। को भी दूषित करता है। ठीक, ये हो गया। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, चलो अगला देखो। अनुच्छेद लेखन देख लो क्या है। निबंध का लघु रूप मान सकते हैं इसे। शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है, कोशिश करें कि एक पेज से ज़्यादा में ना आए, ठीक है? कुछ लोग कर देते हैं वो 2 पेज में टाँच देते हैं, फिर क्या है भाई, उसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन टीचर अलग अलग मेंटेलिटी के होते हैं, ठीक है? और शब्द सटीक सरल लिखें, साथ में कुछ तथ्य लिखकर अंडरलाइन कर दें, कुछ फैक्ट्स लिख दें, कोटेशन जरूर लिखें किसी ना किसी की, ठीक है? शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव। विषय के सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू और समस्या के समाधान तीनों को लिया जाता है। मोबाइल के दुष्प्रभाव, हिंदी भारत की पहचान और वृक्षों की उपयोगिता, 3 विषय, 3 अनुच्छेद आप याद करके जाइए परीक्षा के लिए, ठीक है? इंपोर्टेंट है। MP 2023 डालो इन पे, MP 2023, MP 2023। मोबाइल के दुष्प्रभाव, हिंदी भारत की पहचान, वृक्षों की उपयोगिता। पहले मोबाइल के दुष्प्रभाव सुना देता हूं, मतलब कि अब इतना समय नहीं है कि वो लिख लिख करके बताएं, ठीक है? मोबाइल के दुष्प्रभाव, मोबाइल के दुष्प्रभाव तो क्या है, आप समझो। अनुच्छेद लेखन का विषय क्या होगा, मोबाइल के दुष्प्रभाव। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक तो कोटेशन लिखनी है। अब इसमें कोटेशन नहीं हो सकती, कोटेशन किन चीज़ों में, कोटेशन वाली भी अलग अलग होते हैं ना। अब क्या लिखो, गांधी जी ने कहा था कि मोबाइल बहुत हानिकारक है, नहीं लिख सकते ना, इसमें कोई कोटेशन नहीं है, ठीक है? या कोई तकनीक विशेष पे आए तो वहाँ कोटेशन लिखी जाती है। हिंदी भारत की पहचान है तो ये इस पे लिख सकते हो कोटेशन, बहुत अच्छी। वृक्षों की उपयोगिता पे भी लिख सकते हो, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, ऐसा कुछ लिख सकते हो, और भी बना बना कर लिख सकते हो। तो मोबाइल के दुष्प्रभाव जब लिखोगे तो सबसे पहले तो वही चीज़, अर्थ लिखना होता है उसका, मतलब अर्थ क्या है। मोबाइल वास्तव में
या वास्तव में से शुरू करो। शुरू किया करो वास्तव में, खत्म किया करो गौर मतलब पे। निबंध के लिए भी ध्यान दे रहे हैं, निबंध के लिए भी ध्यान देना है। प्रस्तावना जब शुरू करो तो वास्तव में शब्द से शुरू करो, और खत्म जब करो उपसंहार तो उपसंहार लिखो गौर मतलब है कि, और पूरा उपसंहार लिख दो। ठीक है। अब देखो वास्तव में मोबाइल जो है, वास्तव में मोबाइल आज की नई पीढ़ी के लिए, आज की नई पीढ़ी को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, और वो समाज के लिए दुष्प्रभाव का कारक बन रहा है, या समाज पर दुष्प्रभाव डालता है मोबाइल। ठीक है। अब देखो कैसे दुष्प्रभाव डालता है, क्योंकि आज की तारीख में या आज के युग में व्यक्ति मोबाइल में इतना तल्लीन हो गया है कि उसे अपने सगे संबंधियों, अपनी दैनिक दिनचर्या, अपने नियम अनुशासन कायदे का कोई ध्यान नहीं रहा है। हालांकि अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने क्या कहा था, सकारात्मक पहलू भी लाने। मोबाइल दुष्प्रभाव तो है, लेकिन ये नहीं है कि उसमें मोबाइल का दुष्प्रभाव ही दिखाते रहो, कुछ ना कुछ मोबाइल के फायदे भी हैं। हालांकि मोबाइल ने अपनी उन्नत तकनीक की मदद से, मोबाइल ने अपनी उन्नत तकनीक की मदद से छात्रों को पढ़ने में या छात्रों के अध्ययन में बहुत सहायता की है और कर रहा है, क्योंकि तुम ये लेक्चर भी यूट्यूब पे देख रहे हो दोस्तों। ठीक है। इसलिए लेकिन कई बार मोबाइल का उपयोग करते करते छात्र भटक जाते हैं और वो गलत राह पर चले जाते हैं, जिससे उनका जीवन बदतर बन जाता है। अतः मोबाइल छात्रों के जीवन में दुष्प्रभाव डालता है। ठीक है। मोबाइल के उपयोग से व्यक्ति का एक दूसरे से सीधा जुड़ाव कम हो गया है। व्यक्ति के फेसबुक पर तो 2-2 हजार 4-4 हजार मित्र हैं, लेकिन सामने से पूरे दिन में 2 लोगों से भी बात नहीं कर रहा है। पहले लोग बाग जो होते थे, पहले लोग यात्रा करते समय एक दूसरे के साथ में बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे और एक दूसरे को अपना मित्र बना लेते थे। लेकिन आज मोबाइल के युग में व्यक्ति यात्रा करते समय भी अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है और एक दूसरे से पहचान नहीं बना पाते हैं। अतः मोबाइल जो है व्यक्ति के जीवन में काफ़ी दुष्प्रभाव डालता है, और लोगों से उसकी सीधी जुड़ाव को, या सीधी जुड़ाव संख्या को, या सीधे लोगों से उसके कनेक्शन को भी लिख सकते हो, इंग्लिश शब्दों का भी यूज कर सकते हो, कम करता है। ठीक है। अतः मोबाइल व्यक्ति के जीवन में काफ़ी दुष्प्रभाव डालता है। दुष्प्रभाव माने बुरा प्रभाव। ठीक है। अगला देखो, हिंदी भारत की पहचान। जब हमको इसमें कोटेशन लिख सकते हो कई सारी, कि कल कल कर रही जैसे है वो पावन सी कालिंदी, की जिसके भाल पर अंकित धरा उत्कर्ष की बिंदी। नहीं अंग्रेज हैं हम सोच से अंग्रेजियत सुन लो, भले पढ़ लेंगे अंग्रेजी मगर पूजेंगे हम हिंदी। कितनी बेहतर हो गई। ठीक है। या कोई भी याद हो हिंदी में, यानी कि भारत माता की भाल की बिंदी है केवल हमारी हिंदी। कुछ भी बना करके लिख दो, यहाँ कोटेशन अच्छी लिख सकते हो। ठीक है ना। भारत की पहचान लिख रहे हो तो भारत मां के भाल की बिंदी है मेरी प्यारी भाषा हिंदी। ये तो इतना ऐसा बनाया है ना कि सब लोग बना लोगे, ऐसा तो कुछ भी बना सकते हो राइमिंग करते हुए। ठीक है। अब जी इसमें भाई गांधी जी भी कह सकते हैं, गांधी जी भी यहाँ पे तो कह सकते हैं, गांधी जी को बीच में ला दिया करो। गांधी ने बहुत कुछ कहा था, बूढ़े होकर के बहुत लास्ट में मरे थे जाकर के, तो बहुत कुछ कह गए हैं, इतनी चीजें कह गए हैं कि किसी में भी उनका कोटेशन यूज कर सकते हो। गांधी जी ने कहा है, क्या कहा है तुम्हें भले ही नहीं पता क्या कहा है, उसमें गप टाँच दोगे। ठीक है। उसमें झूठ भी लिख दोगे, क्योंकि वो गूगल पे चेक नहीं करेगा कि गांधी जी ने कहा है कि नहीं कहा। और भाई गांधी जी ने इतनी चीजें कही हैं तो ये भी कहा ही होगा, हिंदी से संबंधित कुछ तो कहा होगा। एक तो फैक्ट है ना गांधी जी का, गांधी जी ने सारी भाषाओं में हिंदी को सबसे महत्वपूर्ण माना है, ये तो फैक्ट है। इसके बाद में गांधी जी ने क्या कहा ये लिख दो। गांधी जी ने कहा है हिंदी भाषा अखंड भारत की पहचान है। देश की एकता और अखंडता हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है।
ठीक, ये कर दोगे। इसके बाद लिखना शुरू करो, इसको भाई अंडरलाइन करो, काली से लिखा है तो नीली से अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। राइटिंग मेरी जैसी मत लिख देना, ठीक है। अब लिखो शुरू, अब यहां से लिखना शुरू करो। आज अपने देशज शब्द ज्यादा निकल रहे हैं मेरे मुंह से। अब यहां से लिखना शुरू करो। हिंदी भारत की पहचान किस प्रकार से है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा। भारत की पहचान कह रहा हो, भारत की पहचान कह रहा है मतलब कि राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा को केंद्र में लाना है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा को मातृभाषा कई बार कह लेते हैं, ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारी माद्री जबान हिंदी, माद्री जबान माने मातृभाषा, हमारी माद्री जबान हिंदी हम सब के लिए पूजनीय है। हिंदी से हम सब के लिए पूजनीय है। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में लोग अपना पहला अक्षर हिंदी का ही सीखते हैं और हिंदी से ही उनका विकास होता है। लेकिन अब समस्या का, ये समस्या भी लिखनी है ना, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, विषय पे समस्या क्या आ रही है, समस्या का समाधान क्या है, तुम क्या समाधान कर सकते हो समस्या का, सारी चीजें अनुच्छेद में लाई जाती हैं। ये है टेक्निकल अनुच्छेद, टेक्निकली सीखो लिखना। ये थोड़ी ना है कि तुमने एकदम से कुछ भी जाकर के रट लिया, रटने से क्या हो जाएगा, कहीं दूसरा आ गया तो फिर क्या कर लोगे रटने का। तो रटी हुई चीजें जो हैं वो चिरस्थायी नहीं है, लंबा जाना है, ठीक है ना। लंबा जाना है तो धीरे धीरे समझना होगा चीज़ों को, इसलिए रटने पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। 2 नंबर कम आ जाएं, बिल्कुल 2 नंबर कम नहीं आएंगे, रटोगे तो ही कम आएंगे। अगर समझ करके लिखोगे, समझ करके सारी चीज़ें करोगे तो नंबर भाई आपके ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। अब क्या लिखना है समस्या, लेकिन विद्यार्थी का जैसे जैसे विकास होता जाता है या बालक जो है उच्च कक्षाओं में, आगे की कक्षाओं में जैसे जैसे प्रवेश करता जाता है, उसके आसपास का माहौल उसे अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के लिए प्रेरित करता है और वो अंग्रेजी माध्यम में अपना दाखिला लेकर के हिंदी और अंग्रेजी के बीच लटक जाता है। बहुत सही बात है, हिंदी और अंग्रेजी के बीच लटक जाता है, आधा बगला आधा सुआ, ना तो हिंदी का रहता है ना अंग्रेजी का रहता है, ठीक है, लटक जाता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उसका अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति लगाव कम होता जाता है। ऐसे में उसका अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति लगाव कम होता जाता है, परंतु हमें उसका लगाव कम होता जाता है, इसलिए हमें प्रयास करने चाहिए कि अपने आसपास के बालकों को हिंदी के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। और ऐसा नहीं है कि भाई सब लोग वही कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें अच्छा भी तो काम कर रहे हैं। और आज कई सारे लोग हिंदी की अलख जगाने का काम कर रहे हैं और तकनीक में भी हिंदी अपने पैर जमा रही है। हमारी देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि वाली हिंदी तकनीकी क्षेत्र में भी अपने पैर जमा रही है। मतलब इस तरीके से बोल रहा हूँ कि भाई सुन करके आप लिख लोगे अपनी कॉपी पे, जरूरी थोड़ी ना हम इस पर यहाँ पे लिख के बताएं वही लिख पाओगे, सुन करके पूरे लिख लो यहाँ पे अपनी कॉपी पे। हमारी देवनागरी लिपि वाली हिंदी जो है तकनीक के क्षेत्र में भी अपने पैर जमा रही है, ठीक है। एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब यहाँ प्रासंगिक है और इसका सबसे उन्नत और उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। और क्या लिखोगे, गूगल पर हिंदी भाषा को बहुत अधिक महत्ता दी जा रही है, ठीक। हिंदी भारत की पहचान। अब आओ विषय पर, हिंदी भारत की पहचान। भारत के अधिकतर हिस्सों में हिंदी बोली जाती है और हिंदी वहाँ के कार्यालयीन कामकाजों में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। जैसे 2-4 हिंदी भाषी राज्यों के नाम लिख दो, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात में गुजराती ज़्यादा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 लिख दो, ठीक है। ये हिंदी भाषी क्षेत्र हो गए, ठीक है। अब क्या लिखोगे, और अधिकतर ऐसे क्षेत्र जिनमें वहाँ की स्थानीय भाषा अधिक प्रचलित है, वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रचलन काफ़ी अच्छा है और निरंतर बढ़ भी रहा है, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखना शुरू करोगे, भारत में क्या सम्मान हिंदी को मिला है। वास्तव में हिंदी राष्ट्रभाषा है, भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसमें कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है कुछ तथ्यों के आधार पर, ठीक है। तो
हिंदी को राष्ट्रभाषा जब भी घोषित किया गया था, सही से तिथि मुझे भी अभी याद नहीं आ रही है, ठीक है, शायद 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 14 सितंबर 1949 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, 14 सितंबर या 14 नवंबर 1949 को एक बार गूगल कर लीजिएगा, को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। और 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, तब देवनागरी लिपि वाली हिंदी को राजभाषा का देवनागरी लिपि वाली हिंदी को हमारे संविधान में भी जोड़ा गया, ठीक है, हमारे संविधान में भी जोड़ा गया। परंतु अब एक और विडंबना क्या है, परंतु विडंबना यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के जैसा सम्मान आज भी नहीं मिल पा रहा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के जैसा सम्मान आज भी नहीं मिल पा रहा है। अतः हम सबको प्रयास करना है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने के लिए सदैव आगे रहेंगे और अपने कदम बढ़ाएंगे, अपने कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत तुमने की गांधी जी के कोटेशन से, अंत कहाँ पे कर दो, यहाँ से, भारत माँ के भाल की बिंदी है मेरी प्यारी भाषा हिंदी, ठीक है। और हिंदी जो है, अब भारत की एकता और अखंडता की भी तो बात करोगे, एकता और अखंडता की भी बात करोगे, समसामयिक विषयों को डाल दो और अच्छा बन जाएगा। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, हिंदी भाषा बहुत उसमें बोली, भारत जोड़ो यात्रा समसामयिकी का विषय बनी, भारत जोड़ो यात्रा में हिंदी भाषा का बड़ा महत्व रहा, ये लिख सकते हो। या फिर अभी यूट्यूब वगैरह का उदाहरण तो बता ही दिया है, ठीक है, साथ में क्या लिखोगे, हिंदी भाषा भारत की एकता अखंडता, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और भारत की एकता का मंत्र प्रचार हिंदी भाषा दुनिया में कर रही है। साथ में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बहुत अच्छा बन जाएगा, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाकर के, या मोदी जी अमेरिका जैसे देशों में जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं, तो हिंदी हमारी भारत की पहचान के रूप में पूरी दुनिया में उभर करके आती है, पूरे अनुच्छेद की सबसे बेस्ट लाइन हो जाएगी, उभर करके आती है। अतः हिंदी भाषा भारत की एकता अखंडता और भारत की यूनिकनेस मतलब कि अद्वितीयता का पूरी दुनिया में मंत्र प्रचार कर रही है। अतः हिंदी हमारी पहचान है। और अंत में ये वाली ये लिख दो, पूरा इस तरीके से बोला है कि कॉपी पे लिख लोगे, अब तुम्हारी इच्छा है लिखोगे नहीं। वृक्षों की उपयोगिता, आओ सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, ऐसे करके लिख दो। उसके बाद वृक्षों की हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगिता है, ठीक है। वृक्ष हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये सब क्या क्या देते हैं, ये सब देते हैं, ठीक है। और वृक्षों से हमें दो प्रकार के लाभ होते हैं, नंबर 1 प्रत्यक्ष और नंबर 2 परोक्ष। प्रत्यक्ष लाभ के रूप में क्या आता है, प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या क्या मिल रहा है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति, सॉरी प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं, जलाऊ लकड़ी मिलती है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और क्या मिलता है, जलाऊ लकड़ी मिलती है, साथ में हवा मिलती है, छाया मिलती है, ये सब मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देती, हमको प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हैं, ठीक है, धरती की मृदा अपरदन को रोकते हैं, ये सब करते हैं। और वृक्ष जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगी हैं। परंतु अब समस्या भी तो लिखनी है। समस्या क्या आई कि आजकल लोगों ने निर्माण की प्रक्रिया में वृक्षों को काटना शुरू कर दिया है और लोग वृक्षों को काटते जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए एक समस्या के रूप में सामने आ रही है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित, ये समस्या जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। अब लिखो कि कोई फैक्ट संबंधित, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, कहाँ पे, उत्तराखंड के टिहरी जिले में। अब इतना सारा नहीं है याद, तो चिपको आंदोलन तो याद है सीधा सीधा। वृक्षों को बचाने के लिए हमारे इतिहास में भी कई प्रयास किए गए हैं, चिपको आंदोलन इसके लिए बहुत प्रासंगिक है, ठीक है। आज भी वृक्षों को बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम वगैरह का मेंशन कर दो। हमारे भारत के संविधान में मतलब वृक्षों के संरक्षण के लिए कई सारे अधिनियम बनाए गए हैं। संविधान की बात कहीं भी कर दो तो बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। और वृक्षों के संरक्षण के लिए सरकार और समाज दोनों प्रयासरत हैं। हम सबको चाहिए कि हम वृक्षों के संरक्षण की दिशा में सदैव अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, फैक्ट्स, अर्थ, सारा कुछ आ गया, समझ गए होगे। बहुत अच्छे से कराया है अनुच्छेद। अब तुम्हारी इच्छा है कैसा करते हो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो, अपडेट वो देख लो। पहला प्रश्न आता है शीर्षक से, 2 प्रश्नों को उत्तर उसी में मिल जाते हैं, सारांश 2 लाइन में लिखना होता है, एक देख लो उसका करा देते हैं, ठीक है। सर्वोत्तम कविता की पहचान है कि उसके पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का मन कवि के भाव में लीन हो जाता है।
कवि के हृदय का भाव पाठक या श्रोता के हृदय का भाव बन जाता है। जिस कवि में अपने हृदय के भाव को यथार्थ रूप से पाठक या श्रोता के हृदय में पहुंचाने की जितनी अधिक प्रतिभा होती है, उसकी कविता उतनी ही अधिक प्रभाव तथा रसमग्न करने वाली होती है। ऐसे ही कवियों की कविता का सदैव आदर होता है। अब शीर्षक क्या बन जाएगा? सर्वोत्तम कविता की पहचान। सर्वोत्तम कविता की यही पहचान है। शीर्षक शुरू में ही मिल जाता है ज्यादातर। शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? सर्वोत्तम कविता की पहचान या अच्छी कविता की पहचान या सर्वोत्तम कविता केवल। ठीक है, सर्वोत्तम कविता लिख सकते हो बस, या लिख सकते हो अच्छी कविता। ठीक, इसके बाद है तुम्हारा सारांश। सारांश कैसे लिखोगे? देखो, सारांश लिखना होता है 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, इसको 2 लाइन में लिख दो। सर्वोत्तम कविता की यही पहचान है कि उसके पढ़ने सुनने से पाठक या श्रोता का मन कवि के भावों में लीन हो जाता है। जैसा कवि का भाव है वैसा ही बन जाता है, मतलब घुल मिल जाता है उसमें। ठीक है, जिस कवि में अपने हृदय के भाव यथार्थ रूप में पाठक या श्रोता के, मतलब कुल मिला के बात कह रहा हूं, कवि के जो भाव हैं वो सीधे सीधे पाठक या श्रोता के मन में चले जाएं, सीधे सीधे उसके मन में चले जाएं, घुस जाएं, तो समझ लो कविता अच्छी है। ठीक है, तो बस सारांश का है सर्वोत्तम कविता की यही पहचान है उसमें कवि के भाव यथार्थ रूप में या ज्यों के त्यों पाठक, पढ़ने वाले या सुनने वाले या श्रोता, 2 ही लाइन बनेगा आपकी कॉपी में, श्रोता के मन में प्रेषित हो जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा शब्द नहीं है ना, प्रेषित माने सेंड, हो जाते हैं। और ऐसे ही कवि का आदर होता है। कैसे कवियों की कविता का सदैव आदर होता है? ऐसे ही कवियों की कविता का, ऐसे ही कवि की कविता का। कैसे कवि कविता का सदैव आदर होता है? जो कवि कैसे कवियों की कविता का आदर होता है? जो कवि अपने भावों को, अपने हृदय के भावों को यथार्थ रूप में श्रोता के हृदय तक पहुंचाने में सक्षम होता है, ठीक है ना, उसी की कविता का आदर होता है। जो कवि यथार्थ रूप में पाठक या श्रोता के हृदय पहुंचाने में दक्ष होता है या सक्षम होता है, उसी की कविता का आदर होता है। ठीक, एक अपठित पद्य और देख लो। कल जो हमारी सभ्यता पर हंसे थे अज्ञान से, कल जो हमारी सभ्यता पर हंसे थे अज्ञान से, आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। ठीक है, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे? हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे? क्योंकि कल जो हमारी सभ्यता पर हंसे थे अज्ञान से, खुद अज्ञान थे, अपनी थोड़ी गलती थी, खुद अज्ञान थे इसलिए हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? लोग अपनी अज्ञानता बस, या सिर्फ अज्ञानता बस हमारी सभ्यता पर हंस रहे थे।
अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्त। अनुरक्त का विरक्त। ठीक है। आज कौन लज्जित हो रहे हैं? जो कल हमारी सभ्यता पर हंस रहे थे। आज वही लज्जित हो रहे हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। तबीयत काफ़ी ख़राब है, 4-5 दिन से बिल्कुल सो नहीं पा रहे, उसके बावजूद आपके लिए पीपीटी बनाने में, लेक्चर रिकॉर्ड करने में, सब में लगे हैं। आप लोग सहायता करते रहिए। और इतना मेंटली प्रेशर रहता है, नींद आंखों में भरी रहती है, इसीलिए कई बार मैं तो बताया था ना वो 3 फैक्ट, ऐसे कई बार गलत हो जाते हैं। सामने मतलब कंटेस्ट होने के बावजूद भी अगर सामने गलत लिखा है तो कई बार मुंह से गलत बोल जाता है। ठीक है, लेकिन इन सबको आप नज़रअंदाज करेंगे और सहायता करते रहिए। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। सब्सक्राइब चैनल कीजिए, खुद लोगों से, दूसरों से करवाइए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा, सबसे बड़ी बात कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट कम करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रिस्पांस में थोड़ी कमी है। लाइक सब लोग कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो भाई, लाइक करने में आपका क्या जाता है? लाइक से हम लोगों को बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। सारे लोग लाइक कीजिए, प्लस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको लगा कैसा है। ठीक है, और आगे भी हम आपके लिए सहायता करते रहेंगे। Thank you so much guys, support us, we are with you till your examinations, we will provide each subject। और thank you so much again। देखो सारे सब्जेक्ट भी हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए भी आपका रिस्पांस आना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि क्या और भी सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे हमसे, जैसे कि और भी फैकल्टीज और भी सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो इन सब्जेक्ट के लिए भी क्या 1 शॉट लेक्चर्स आपको चाहिए हैं, आपको इनकी भी नीड है, तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अच्छे कमेंट्स को हम पिन भी करते हैं। ठीक है, कमेंट्स लाइक करते हैं, सारे कमेंट पढ़ते हैं, प्लस रिप्लाई भी देते हैं यूट्यूब पर ही। और क्या करना है आपको, चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब खुद कीजिए, दोस्तों से करवाइए, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रातों रात सोते नहीं है, पीपीटी बनाने में लग जाती है, मैटर कंटेंट छांटने में लग जाता है। इसीलिए एक आध छोटी मोटी अगर गलती कहीं हो जाती है, जैसे कि भक्तिन की जेठानियाँ 3 की जगह 2 लिख दी है ना, या उसका विवाह 8 फरवरी की जगह 6 फरवरी की जगह 8 फरवरी लिख दिया था, तो ये सबको कंसीडर कर लीजिए। बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में उनको लिख भी देते हैं। इतना मेंटली प्रेशर चल रहा है इस वक्त, तो इसलिए, और बड़े वीडियोस होते हैं तो इतना सारा ध्यान भी नहीं रह पाता कई बार। तो आगे आप लोग मदद हमारी करते रहिएगा, और हम सब आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपको आगे भी क्या चाहिए इसके लिए रिस्पॉन्स देते रहिए, सहायता करते रहिए। कल आपका एग्ज़ाम है, और कुछ लोग तो कल सुबह देखेंगे, तो उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। बिल्कुल डरिए मत एग्ज़ाम से, बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत आपको नहीं।